हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ सच्ची पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस, जो कि मैं आपसे शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मैं स्टोरीज़ पे आता हूँ। उससे पहले आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसी पैरानॉर्मल घटना हुई है तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे अपनी घटना बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी घटना को जल्द से जल्द अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाऊँ। तो चलिए दोस्तों, अब आज की पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अंजलि कागड़ा है। ये जो मैं आपको घटना बताने जा रही हूँ, ये उस वक्त की है जब मैं अपनी स्कूल के एग्ज़ाम देने के बाद अपने घर आई थी। पहले मेरे घर वाले गांव में रहते थे, उसके बाद वो नए नए शहर में शिफ्ट हुए थे, तो मैं भी अपने नए घर के लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। कुछ ही दिनों में हमें एक नया घर मिल भी गया। उस घर में एक दुकान भी थी और वो दुकान मानो एकदम टोटके वाली जगह थी। ये बात मैंने वहाँ पे अपने नए पड़ोसियों से सुनी थी, लेकिन मेरे पापा इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे और इसीलिए उन्होंने फ़ौरन इस घर को बिना कुछ सोचे ख़रीद भी लिया। उन्होंने ये सोचा कि ये घर हमें काफ़ी सस्ते में मिल रहा है, इसी कारण उन्होंने ये घर ले लिया और किसी की भी नहीं सुनी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही रहा। मैं आपको अपने बड़े भाई की एक बुरी आदत के बारे में बताती हूँ। वो हर रोज़ रात को हुक्का पीने उठता था। वो जब तक रात में हुक्का नहीं पीता था तब तक उन्हें रात के समय नींद नहीं आती थी। मैं आपको बता दूँ कि मेरे 2 भाई हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। तो एक दिन की बात है, मेरे भाई को हुक्का पीने का मन किया और उस वक्त रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। लगभग रात के 1:30 बज गए थे। वो उठा और बाहर गेट के पास बैठकर कोने में आग जलाने की कोशिश करने लगा। वो गर्दन झुका के आग जलाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से गेट के पीछे से आवाज़ आती है मेरे भाई के नाम पुकारने की, और वो आवाज़ कहती है कि तुम्हें पीछे पलट के देखना चाहिए, तुम्हें पीछे पलट के देखना चाहिए। ये बात सुन के मेरा भाई कहता है कि जब तक मेरी आग नहीं जल जाती तब तक मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूँगा। मेरे भाई की मजाक करने की भी आदत थी, तो उसने शायद ये सोचा होगा कि घर का ही कोई सदस्य होगा। और उस समय मेरे भाई को टाइम का भी नहीं पता था कि क्या टाइम है। जब वो रूम में आया तब जाके उसने देखा कि रात के करीब 2 बजने वाले हैं। भाई ने सुबह सुबह ये बात सबको बताई, लेकिन पापा ने बोला कि ये शायद तुम्हारा कोई वहम है, क्योंकि रात में तो कोई उठा ही नहीं था। और ये बात पापा ने हमसे भी कंफर्म की थी, तो पापा ने बोला शायद तुम्हें वहम हुआ होगा। भाई भी बोला कि हाँ, हो सकता है, मैं पहली बार इतना देर से जगा था। मैं भी इन सब बातों में यकीन नहीं करती थी, लेकिन यकीन मानिए उस रात के बाद चीज़ें काफ़ी बदली बदली सी लगने लगी थी। मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरी और मेरे भाई की कम ही बनती है, क्योंकि मेरा भाई जो है वो अक्सर मेरी चीज़ों को बिना पूछे इस्तेमाल कर लेता है और उससे अक्सर ही मेरी किसी बात पर बहस हो जाती है। और एक बात और, उस घर में के आने के बाद से ही मेरा और उसका झगड़ा पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। बात बात पे हमारी लड़ाई हो रही थी। तो एक रात की बात है, मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन भाई ने टीवी की वॉल्यूम काफ़ी बढ़ा रखी थी, जिस कारण मैं सो नहीं पा रही थी और मैं परेशान हो गई, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना था अगले दिन और जल्दी सोना था। और मेरा भाई से मेरी इसी बारे में बहस होने लगी और रात के उस वक्त 12:30 तक बज गए थे। फिर मैंने सोचा
ये नहीं मानने वाला तो मैं उसी दुकान में जाके सोने की कोशिश करती हूँ। हालांकि मेरी मम्मी और भाई ने मुझे मना करते हुए कहा तुम वहाँ पे अकेली मत सो, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। उस जगह पे जाने के बाद मैंने उस रूम की लाइट बंद करके सोने की कोशिश करी, लेकिन मैं जैसे ही हल्का सा अभी नींद में आई होंगी कि थोड़ी ही देर में मुझे एक अजीब सी आवाज़ सी आई कान में। मैंने इसे अपना वहम समझा और इस बात को इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर और बीत गई और इसके बाद मुझे एक बार फिर से एक अजीब सी आवाज़ कानों में आई। अब मुझे वाकई में ऐसा फील हुआ कि कुछ तो अजीब है, तो मैं बेड पे ही उठ के बैठ गई। और उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊँगी। जैसे ही मैं बेड पे उठ के बैठी, मानो मेरे ऊपर एक भारी अदृश्य शक्ति भारी हो गई थी। उस शक्ति ने फ़ौरन ही मुझे बेड पे वापस लिटा दिया और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मानो कोई मेरे हाथ पैर बांध दिया हो, लेकिन आसपास मेरे कोई भी नहीं था। ये क्योंकि काफ़ी हैरानी वाली बात थी। अब मुझे डर भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि ये सब जो मेरे साथ घटनाएं हुई थी ये मैंने पहले कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था। लेकिन तभी अचानक से मुझे सामने की मेज़ पर कोई काला सा साया बैठा हुआ दिखाई देने लगा। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक पल था। उस साए को देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। वो काला सा साया मुझे ही देखे जा रहा था। उसे देख के मैं चिल्ला चिल्ला के आवाज़ लगाती रही, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी चिल्लाने की आवाज़ शायद कोई सुन ही नहीं पा रहा था। उस रात तो मुझे लगा कि शायद ये मेरी आखिरी रात है। तभी मैंने अपने कुल देवता को याद करने लगी, और जैसे ही मैंने ऐसा किया तो वो जो काला साया सामने मेज़ पर बैठा हुआ था उसमें एक बहुत ही खौफनाक हरकत की। गर्दन जो थी वो एकदम से पीछे की ओर घूम गई हो और उसकी गर्दन में से ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे हड्डियों के टूटने पर आती हो। मैं डरते डरते अब भी अपने कुल देवता का नाम लिए जा रही थी, और मानो फिर तुरंत ही मेरे हाथ पांव ऐसे लगने लगे जैसे वो एकदम खुल गए हों। उसके बाद मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने मानो एकदम धक्का देने लगी और फ़ौरन मुझे उस रूम के बाहर धक्का देके फेंक दिया और मैं रूम के बाहर जाके गिर गई। मैं सीधा अपने मम्मी पापा के पास चली गई और उनको ये सारी बात उठा के तुरंत बता दी। जैसे तैसे उन्होंने मुझे रात में संभाला। शायद मेरी मम्मी समझ गई थी कि ये घर अच्छा नहीं है, तो मम्मी ने पापा से बोला कि हमें ये घर बदल लेना चाहिए। लेकिन मेरे पापा अभी भी इस बात पे यकीन नहीं कर रहे थे और मुझे देखकर उन्होंने डॉक्टर को बुलवा लिया और कहते हैं कि ये शायद किसी हॉन्टेड मूवी को देखने का असर होगा। लेकिन उसके बाद मुझे काफ़ी अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस होने लगे। मतलब कई बार जो मेरे को सपना आता तो उन सपनों के घाव मेरे जिस्म पे उभरे हुए रहते। एक बार मुझे सपने में दिखा कि एक सिर कटा आदमी मुझे दीवार पे दे मारता है और मेरा सर फूट जाता है, और जैसे ही मेरी ये सपना देख के नींद खुली तो मेरा सर में से वाकई में से खून निकल रहा था। जब पापा ने ये चीज़ देखी तो उन्होंने फ़ौरन ही हमारे कुल देवता का जो गुरु हैं उनके पास लेके गए। उन्होंने बोला कि उस घर में किसी जिन्न का साया है जिसने कि ये इसलिए किया है क्योंकि आप उसे वहाँ पे परेशान कर रहे थे, और उन्होंने ये बताया कि अगर आप उस घर को जल्दी से खाली ना करोगे तो आपके छोटे बेटे की जान को खतरा है। पापा ने जल्दी ही चंडीगढ़ का घर खाली करवा दिया और हमें लेके सोनीपत में आ गए जहाँ हम पहले रहते थे। मुझे वहाँ पे पास ही के एक बाबा ने एक ताबीज़ भी दिया, जिसके बाद से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस इतना ही कहूँगी कि जिस जगह पे आपको कुछ अजीब सा एहसास होता है, हो सकता है कि वाकई में वो जगह आपके लिए
हानिकारक हो। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पहली कहानी। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी भी हमें हमारी ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, लेकिन उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया है। तो अब मैं सीधा कहानी पर आता हूँ और कहानी को मैं सीधा उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मेरे ही एक दोस्त के साथ कुछ साल पहले घटी थी। ये घटना तब की है जब मेरा दोस्त करीब 14 साल का था और उसका भाई उससे तकरीबन 2 साल बड़ा था। वो लोग हमारे ही पड़ोसी थे और उनसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती भी थी। फिर दरअसल हुआ यूँ कि उनके पापा यानी कि मेरे अंकल को दिल्ली में एक अच्छी जॉब का ऑफ़र आ गया, जिसके कारण उन्होंने बंगाल छोड़ के दिल्ली में जाने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि उन्हें वहाँ पे सैलरी भी अच्छी मिल रही थी। इसी कारण वो लोग दिल्ली में शिफ्ट हो गए पूरी फैमिली के साथ। तो वहाँ पे जाने के बाद ही मेरा जो दोस्त दीपू था, उसने अच्छी खासी वहाँ पे आसपास के लोगों से दोस्ती कर ली थी। उनका वहाँ पे 4 जनों का एक फ्रेंड का ग्रुप बन गया था, जो कि काफ़ी अच्छे दोस्त थे, जिनमें उन लड़कों का नाम था अर्जुन, रजत, अर्पण। तो हुआ यूँ कि एक बार वो सभी लोग आपस में सामने के ही ग्राउंड पे क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि क्रिकेट उनका फेवरेट स्पोर्ट था। तो हुआ यूँ कि अचानक से उनके खेल के बीच में ही दीपू का बड़ा भाई भागते भागते उनके पास आया और उन्हें बताया कि तुम्हें पता भी है क्या हो गया है, तुम यहाँ पे खेलने में मशगूल हो। उसे देख के लग रहा था कि वो काफ़ी अजीब चीज़ देख के आया है। उसे देख के दीपू ने भी उत्साहपूर्वक पूछा, अरे भाई क्या हो गया? तो उसके भाई ने बताया कि तुझे पता है, हमारे घर के पीछे वाला जो कब्रिस्तान है, वहाँ पे एक ऐसी डेड बॉडी निकाली गई है जो कि आधी खाई हुई है और उसका आधी सड़ी गली बॉडी कटी फटी वो वहीं पे पड़ी हुई है। उसके भाई की ये बात सुन के दीपू के दोनों दोस्त अर्जुन और अर्पण ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। क्या बकवास बता रहे हो यार, ऐसा कभी थोड़ी ना होता है, मुर्दा निकल के आ जाएगा। उनके हंसने पर दीपू का बड़ा भाई भी थोड़ा झंझलाते हुए बोलता है, अच्छा यकीन नहीं है मेरी बात पे, जाके खुद ही देख लो तुम लोग। दीपू भी इस घटना को लेकर अब थोड़ा एक्साइट हो गया था, तो इसीलिए वो भी उनके साथ चलने को तैयार हो गया था। दीपू भी जब वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि आसपास में वाकई में बहुत भीड़ लगी हुई है लोगों की। तो दीपू वहीं पे जाके भीड़ के साइड में ही खड़ा हो जाता है और उसके बाकी के दोस्त अंदर वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं कि क्या हुआ है। वो चुपके से साइड से निकल जाते हैं। इधर दीपू खड़ा खड़ा लोगों की बातें सुनता है। कोई बोलता है कि ये किसी जानवर का काम नहीं हो सकता, तो कोई बोलता है ये कोई ऊपरी चक्कर है शायद, और इसी बात को बढ़ाते हुए एक और औरत बोल पड़ती है कि हाँ ये कोई ऊपरी चक्कर ही है। ये सुन के दीपू को थोड़ा डर लगता है। कुछ ही देर में दीपू के दोस्त, जो कि अभी अंदर चुपचाप ये देखने गए थे कि क्या है, वो भी एकदम भागते हुए दीपू के पास आते हैं। दीपू को हैरानी तब होती है जब वो देखता है कि उसके दोस्त उससे कुछ बोले ही नहीं और मानो ऐसे डर के भाग गए कि पता नहीं उन्होंने क्या देख लिया हो। दीपू भागते हुए रजत से बोलता है, अबे यार हुआ क्या है ये तो बता दे कम से कम। तो रजत पे एकदम गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, अबे अंदर जाके देख, तब पता लगेगा क्या हुआ है, अपनी आंखों से देख लियो। तू भी भाग खड़ा होगा वो देख के, ऐसा खौफनाक नज़ारा है अंदर। ये सुनने के बाद दीपू भी भीड़ के बीच में से घुसते घुसते अंदर की ओर जाने लगता है और अंदर जाके दीपू भी जो देखता है
वो बेहद ही खौफनाक नज़ारा था। वो देखता है कि एक लड़की की डेड बॉडी, जो कि ऐसा लग रहा था कि मानो आधी खाई हुई हो, वहीं पे पड़ी हुई थी। उसकी छाती देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसे बुरी तरीके से फाड़ दिया हो। लाश के चेहरे पर भी खून और चीर फाड़ के निशान लगे हुए थे। ये नज़ारा देखने के बाद दीपू भी बहुत ही ज़्यादा डर गया, और वो इतना ज़्यादा डर गया कि वो वहीं पर ही बेहोश हो गया। फिर जब वो उसकी आँख खुली तो उसने अपने आप को अपने घर के बिस्तर में पाया। पास ही में उसकी माँ और उसका बड़ा भाई खड़े थे। उसकी मम्मी काफ़ी परेशान थी। वो दीपू के उठने के बाद बोलती हैं, तुम्हें कितनी बार मना किया है, ऐसी जगहों पे अगर तुम्हारे बस की नहीं है देखना तो क्यों जाते हो। तो दीपू ने भी मम्मी के चेहरे की परेशानी को देखते हुए कहा, ठीक है मम्मी, आई एम सॉरी, अब मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। उसका भाई अब भी पीछे से तंज खींचते हुए कहता है, देख लिया ना। रात में सभी लोग खाना खाने के बाद सोने के लिए चले गए थे। अब दीपू के पापा भी इस वक्त तक नौकरी से घर आ गए थे, लेकिन दीपू की मम्मी ने उसके पापा को अभी तक भी कुछ नहीं बताया था जो कि आज हो चुका था। दीपू भी आराम से सोने लगा, लेकिन आधी रात के वक्त दीपू की नींद एक गंदी सी बदबू के साथ खुली। वो बहुत ही गंदी बदबू उसकी नाक में वो सूंघ सकता था। वो जब उठा तो उसने देखा कि पूरा घर एकदम सुनसान सा मानो सा पड़ा। लेकिन तभी वो इस बात को नोटिस करता है कि ये सड़ी हुई सी बदबू, ये बदबू शायद उसकी खुली हुई खिड़की के पास से आ रही थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि दीपू को अच्छे से याद था कि वो रात में खिड़की को बंद करके ही सोया था। खैर, अब वहाँ से इतनी गंदी बदबू आ ही रही थी तो दीपू ये सोच के आगे बढ़ा कि चलो देखता हूँ आखिर ये है क्या। लेकिन जब दीपू खिड़की के पास गया तो उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक मंजर देखा। उसने देखा कि जो लाश आज उसने दिन में ही देखी थी, वही लाश उसकी खिड़की के दूसरी तरफ पड़ी हुई थी, और वो लाश एक दूसरी लाश को चबा रही थी। जी हाँ, एक लाश दूसरी लाश को खा रही थी। ये एक काफ़ी भयानक नज़ारा था। ये खौफनाक नज़ारा देखने के बाद दीपू को सर्दी के मौसम में भी पसीने आने लगे। पसीने से उसके पूरे कपड़े भीग चुके थे। वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था और फिर से वो वहीं पे बेहोश हो गया। फिर जब वो फिर से होश में आया तो उसने एक बार फिर से खुद को उसी खिड़की के पास मौजूद पाया। एक बार फिर से वो डरते डरते उठा और अपने दिल में दबाए हुए डर को बाहर ना निकालते हुए भी खिड़की से बाहर झांका। इस बार उसे लेकिन वहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं दिखा। ये देख के दीपू ने मानो एक बहुत ही गहरी राहत की सांस ली। दीपू ने सोचा कि जो कुछ भी उसने देखा है शायद ये उसका भ्रम है, क्योंकि वो दोपहर वाली घटना से बहुत ही ज़्यादा डर गया था। दीपू ने अब अपने आप को थोड़ा सा दिलासा दिया और फिर से अपने रूम में जाके सोने की कोशिश करने लगा। थकान के कारण उसे नींद भी जल्दी ही आ गई, लेकिन एक बार फिर से दीपू की नींद खुली, और इस बार भी नींद खुलने का कारण था एक बेहद ही गंदी बदबू। और ये बदबू अब पहले से काफ़ी ज़्यादा गंदी आ रही थी, इतनी गंदी कि शायद वो किसी की इंसान की जान ही ले ले। बिल्कुल ऐसी बदबू जो किसी सड़ी हुई लाश से आती हो। दीपू ने एक बार फिर से बेड पे उठ के बैठ गया, और अब उसका दिमाग इन सभी चीज़ों में घूमे जा रहा था कि ये सब वो देख क्या रहा है आखिर। कि तभी उसका ध्यान एक बार फिर से खिड़की की ओर गया। वो खिड़की जो कि वो इस बार वाकई में बंद करके सोया था, और वो खिड़की
अब भी बंद थी, लेकिन जो अलग था वो था उस खिड़की के बाहर का नज़ारा। जी हाँ, खिड़की के बाहर उसने देखा वही लड़की खड़ी थी और दीपू को घूरे जा रही थी। इस नज़ारे को देख के दीपू के पूरे बदन में एक कंपकपी सिरहन सी दौड़ गई, मानो उसका खून बिल्कुल जम ही गया। ये नज़ारा देखने के बाद दीपू की एक ज़ोरदार चीख निकल गई और उसकी चीख सुनने के बाद उसके मम्मी पापा और भाई उसके कमरे में आ गए। उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम चीखे क्यों? तो जो भी उसने अब तक देखा था उसने सब कुछ अपनी मम्मी को बता दिया। ये सब सुनने के बाद उसके पापा ने बोला कि किस लड़की की बात कर रहा है, कौन लाश, क्या बात हो रही है, मुझे तो कोई बताओ। तब जाके दीपू की मम्मी ने सारी बातें उसके पापा को बता दी। उसके बाद उसके पापा ने कहा, ज़रूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, शायद उस लाश को देखने के कारण तुम्हारा दिमाग तुम्हें भ्रम दिखा रहा होगा, तुम्हें सो जाना चाहिए। तो उसके पापा ने कहा कि तुम्हें आराम करने के लिए अब सो जाना चाहिए, लेकिन वो अकेले सोने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने भाई को अपने साथ ही सुला लिया। अगले ही दिन से दीपू ने जिद पकड़ ली कि वो अब इस घर में नहीं रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी ज़िद को देखते हुए उसके पापा को उसके आगे झुकना ही पड़ा और उसके पापा राज़ी हो गए कि अगर हमें कोई दूसरा घर अच्छा मिलता है तो हम वहाँ पे जल्द ही शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन जब तक दीपू को दूसरा घर नहीं मिला तब तक उसे डेली रात में नाइटमेयर्स आने लगे और नाइटमेयर्स में उसे वही लड़की हमेशा दिखाई देती रहती। कई बार उसे वो लड़की अक्सर दिखाई देने लगी, कभी खिड़की के उस पार, तो कभी बगीचे में, तो कभी बाहर रोड पर। कभी कभी तो वो लड़की उसे उसके बेड के पास ही दिखती थी। दीपू उसे देख के इतना डर जाता था कि उसके मुंह से कोई आवाज़ भी नहीं निकल पाती थी। उसके कुछ समय बाद ही दीपू के पापा ने पास ही में एक दूसरा घर देख लिया और वो लोग फैमिली समेत उसी घर में शिफ्ट हो गए। हैरानी की बात तो ये थी कि उस घर में शिफ्ट होते ही दीपू के नाइटमेयर्स और उस लड़की का इधर उधर दिखना बंद हो गया था और दीपू अब पहले से काफ़ी नॉर्मल हो गया था। वो अब भी उस घर के सामने वाले मैदान में खेलने तो जाता था, लेकिन अब वो कभी भी उस घर की तरफ नहीं देखता था। उसके दिल में एक अजीब सा ही डर बैठ गया था। अब ये सब कुछ था क्या, ये तो आज तक भी पता नहीं चल पाया कि वो उसे सच में दिखती थी या फिर ये उसका मात्र भ्रम था। ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी दो बिल्कुल सच्ची डरावनी कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।